हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल बैक टू द आईएएस हब। सो ये हमारा थर्ड सेशन रहेगा। तो इसके पहले मैंने 2 सेशंस ऑलरेडी करवाए हुए हैं फॉर द प्रीलिम्स टाइमलाइन सीरीज, जो आपके आने वाले यूपीएससी या स्टेट जीपीएस या स्टेट पीसीएस या अन्य कोई भी एग्जामिनेशंस जिसके अंदर हिस्ट्री के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू पैटर्न, वहां पर सभी जगहों पर आपको ये टाइमलाइन काम आएगा। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन बॉडीज है ना, उनको ये देखना होता है फैक्ट्स के अंदर भी कि व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट हैव बीन हैपनिंग इन द पास्ट। ओके, एंड क्या एस्पिरेंट्स को वो सारी चीजें पता है क्या? तो बेस्ड ऑन दैट वो लोग ऐसे सवाल फ्रेम करते हैं जहां पर क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी की अगर मैं बात करूं साथियों, तो लगभग फ्रॉम द प्रीवियस 4 to 5 years एवरी ईयर क्रोनोलॉजी बेस्ड सीरीज वो पूछ ही रहे हैं। ठीक है, आज एंड साथ साथ में अगर आप पीसीएस की एग्जामिनेशन ले लो तो एक नहीं 3 से 4 सवाल बनते हैं इसके ऊपर, या अन्य कोई भी स्टेट लेवल या क्लास 2 या क्लास 3 एग्जामिनेशन ले लो, तो हर एक जगह पर आपको ये काम आएगा। इसके पहले मैंने एंशिएंट के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसका पीडीएफ ऑलरेडी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देन मेडिवल के ऊपर बनाया है, अर्ली मेडिवल एंड लेटर मेडिवल, जिसका अगेन पीडीएफ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइमलाइन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1। ठीक है, यहां पर बेसिकली हम अर्ली मॉडर्न की बात करेंगे या तो फिर लेटर मेडिवल वाला जो पार्ट होता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद लास्ट वाला सेशन रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, जिसके अंदर हम बेसिकली इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो पीडीएफ है ना, आपको पीडीएफ तो मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये वीडियो भी देखना है, क्योंकि यहां पर मैं जिस डिटेल में समझाऊंगा वो कहीं ना कहीं आपको, जब आप ये पीडीएफ रिवाइज करेंगे तब आपको कोई इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा चीजों को याद रखने में। ओके, एंड एग्जामिनेशंस आर अराउंड द कॉर्नर, सो आई एक्सपेक्ट एवरी वन ऑफ यू टू रीड दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। एंड क्योंकि हमारा मेन एजेंडा इसका क्या है, रीड रिवाइज रिकॉल। ओके, सो ये बहुत क्यूरेटिव तरीके से मैंने इसको बनाया है ताकि ये आपको इफेक्टिवली याद रह जाए। ओके, एंड यहां पर इस पर्टिकुलर चीज से आप डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाउ मच इफेक्टिव इज दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आप इसको अप्लाई करके भी देख लेना, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर, तो वहां पर आप अप्लाई करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इफेक्टिव है। आई एम नॉट टेलिंग 100% इफेक्टिव है, ओके, बट इतना तो भी इफेक्टिव है कि आपको क्लियर करने में मदद जरूर कर देगा। ठीक है, आपको 200 में से 200 तो लाने नहीं होते हैं, पासिंग मार्क्स ही लाने हैं ना, तो उसके अंदर ये काम कर जाएगा। ओके, सो जो भी करना शिद्दत से करना। साथियों, इसके साथ साथ आई जस्ट वांट टू मेक वन अनदर अनाउंसमेंट दैट वी ओके, द आईएएस हब ने समाधान सीरीज भी लॉन्च किया है। ये स्पेसिफिकली यूपीएससी वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है, एंड उसके अंदर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कंपोनेंट है ना, वो बहुत बड़ा है। तो उसके लिए क्या किया गया है कि जो इफेक्टिवनेस से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कोई भी एस्पिरेंट ग्रास्प कर सके, उस तरीके से ये कंपोनेंट को बनाया गया है, जिसके अंदर आपके मार्क्स आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आसानी से मिल सकते हैं। ओके, सो इसका लिंक भी, इसका जो डिटेल्स है इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया रहेगा। नाउ यहाँ पर एक इंडेक्स मैंने प्रोवाइड करा हुआ है। ओके, एंड फ्रॉम दिस इंडेक्स यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हमने जो सेंचुरी वाइज है ना उसके अंदर कैटेगराइज करा है। दैट इज फर्स्टली इज द 15th सेंचुरी। ओके, 15th एंड 16th सेंचुरी, देन उसके बाद 17th सेंचुरी में क्या हुआ, देन उसके बाद 18th सेंचुरी में क्या हुआ। ओके, एंड देन 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है वो हम इन द पार्ट 2 सेशन के अंदर हम बात करेंगे। यहाँ पर बेसिकली मेजरली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ द यूरोपियंस, कि यूरोपियंस ने जब भारत के अंदर आए क्या काम किया एंड ऑल दैट चीजें। जो ऑलरेडी उस टाइम पे इंडिया के अंदर चल रहा था, दैट इज द मेडिवल इंडिया। ओके, उसको हमने मेडिवल इंडिया वाले सेशन के अंदर ऑलरेडी कवर किया है, दैट इज द मुगल डिनेस्टी एंड द दिल्ली सल्तनत का जो भी रोल प्ले रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। ऑलराइट, सो कमिंग बैक, लेट अस जस्ट स्टार्ट विद दिस। एंड इसके साथ साथ वन अनदर अनाउंसमेंट दैट आई हैव टू मेक, समाधान सीरीज जो यूपीएससी के बच्चों के लिए जो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए बहुत आसानी से आप प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं, जो भी चीजें उसमें रिक्वायर्ड रहेंगी वो सारी चीजें समाधान सीरीज के अंदर दिया जा रहा है। एंड इसके भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे साथियों। सो डू चेक इट आउट, फिल द फॉर्म एंड यू विल गेट एन अपडेट ऑन इट। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से यू कैन एस द पर्टिकुलर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद दिस, दैट द फर्स्ट वन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1। यहाँ पर हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। द फर्स्ट पर्सन टू कम इनटू इंडिया, देखिए टोटल कितने लोग भारत के अंदर आए, देयर वर 5 यूरोपियंस टू कम इनटू इंडिया। सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले पोर्चुगीज, देन उसके बाद कौन आया, ठीक है, उसके बाद आए डच, देन उसके बाद ब्रिटिश आए, देन उसके बाद डेन्स आए, एंड देन उसके बाद फ्रेंच आए। ये पांचों का क्रोनोलॉजी है। ओके, इसी के अंदर सबसे पहले जब पोर्चुगीज की हम बात करते हैं, सबसे पहले पोर्चुगीज व्यक्ति कौन होते हैं, वास्को ड गामा, जो भारत के अंदर आते हैं। भारत के अंदर भी वो सबसे पहली बार कहां पर रीच करते हैं, कैलिकट। कैलिकट मतलब आज के टाइम में केरला के अंदर ये एरिया आता है। जो भी आप यहाँ पर अलग अलग नाम देखेंगे ना, कैलिकट देखेंगे, कोचिन देखेंगे, कन्नौर देखेंगे, क्विलोन देखेंगे, आपने क्या करना है, इसका मॉडर्न डे नेम और ये कौन से एरिया के अंदर लोकेटेड है, कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है, ये आपको मैप करना है साथियों, क्योंकि वही यूपीएससी या अन्य कोई भी एग्जामिनेशन क्या कर सकता है, मॉडर्न डे नेम के कॉन्टेक्स्ट में आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। So the first person to come to him India from the Portuguese side, it was the Vasco da Gama.
वास्को ड गामा जैसे ही भारत के अंदर आते हैं, वो 3 महीने के लिए भारत के अंदर रहते हैं एंड ऐसा कहा जाता है कि जब वो 3 महीने बाद वापस से पोर्चुगल रिटर्न करते हैं, तो लगभग जो पोर्चुगल से भारत आने तक का जो उनका खर्चा होता है ना, उसका 60 गुना वो कमा लेते हैं, दैट इज़ एज़ अ प्रॉफिट कर लेते हैं जब वो पोर्चुगल जाते हैं। सो इतना पैसा देख के ज़ाहिर-सी बात है पोर्चुगीज़ लोगों को लालच तो आएगा। तो आफ्टर हिम अ लॉट ऑफ पीपल हैड कम टू इंडिया एंड वन अमंग्स द फर्स्ट पर्सन टू कम इनटू इंडिया 1500 के अंदर इट वाज़ पेड्रो अल्वारेज़ कैब्राल। ये व्यक्ति भारत के अंदर आता है एंड उस टाइम पे जो कैलिकट के रूलर होते हैं, कैलिकट के रूलर को एक टाइटल दिया जाता है दैट इज़ द ज़ामोरिन। ठीक है? ये व्यक्ति को पता चल जाता है कि भाई पोर्चुगीज़ के असली रंग क्या होते हैं। तो इसके लिए वो इतना ज़्यादा मतलब वास्को ड गामा के लिए वो अकोमोडेटिव था, खुले हाथों से वास्को ड गामा का स्वागत किया। लेकिन इनके असली रंग के बारे में वो समझ चुका था, तो जब पेड्रो अल्वारेज़ कैब्रल भारत के अंदर आता है, तो ये इतना ज़्यादा अकोमोडेटिव नहीं होता है। लेकिन पेड्रो जो होता है ना, वो बहुत गुस्सैल व्यक्ति होता है। तो उस वो क्या करता है यहाँ पर कि इनके ऊपर दबाव डाल के जो ज़ामोरिन है, कैलिकट का जो राजा था, इट इज़ बेसिकली अ टाइटल, इट इज़ नॉट अ नेम, इट इज़ अ टाइटल। ओके, जो वहाँ के सामुथीरी राजा ज़ामोरिन ऐसे करके टाइटल दिया जाता था। उसके ऊपर दबाव डाल के उससे बहुत सारे फेवर्स लेने की कोशिश करी, दैट इज़ बेनिफिट्स लेने की कोशिश करी एंड उन्हीं में से एक बेनिफिट था आगे आने वाले समय में कि सबसे पहला पोर्चुगीज़ एस्टेट बनाया गया कहाँ पर? कैलिकट के अंदर। अब ये याद रखना, सबसे पहला ये बना है पोर्चुगीज़ एस्टेट। उसके जस्ट 1 साल के बाद वास्को ड गामा वापस से इंडिया के अंदर आता है। ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि पहले वाले वॉयेज में उसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता तो वापस से तो इंडिया में आएगा। ओके? एंड जब वो इंडिया के अंदर आता है उसके बाद ये भी बहुत सारे प्रिविलेजेस लेने की कोशिश करता है और उसको मिलते भी हैं, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में फ्रॉम द टाइम ऑफ 1501 टू 1503 ये लोग 3 अलग-अलग फैक्ट्रीज सेटअप करते हैं। अब यहाँ पर डिस्टिंक्शन आपने समझना है, फैक्ट्रीज और पोर्चुगीज़ एस्टेट में। सबसे पहला पोर्चुगीज़ प्रॉपर्टी इंडिया में कहाँ पर बना था? कालीकट में। लेकिन सबसे पहले फैक्ट्रीज कहाँ पर बने थे? कोचिन, कन्नौर एंड क्विलोन में। साथियों यहाँ पर ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर एकदम डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं बस आपको क्रोनोलॉजी के अंदर कैसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपन हो रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट अ डिटेल्ड सेशन। ये आपके प्रीलिम्स के लिए, एग्जामिनेशंस के लिए एकदम फास्ट जो कैपिंग अप है ना, पकड़ पकड़ है उसको मजबूत करने के लिए यहाँ पर ये सेशन है। तो आई एक्सपेक्ट दैट आप इसके अंदर डिटेल में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो लिंकेज करवाते जाऊंगा। ठीक है? सो सबसे पहले 3 फैक्ट्रीज इन्होंने यहाँ पर शुरू किए। अब जब फैक्ट्री सेटअप कर दिए तो यहाँ पर पोर्चुगीज वालों को क्या लग रहा है कि ऑलरेडी हमारे एरियाज एस्टैब्लिश हो चुके हैं इंडिया के अंदर, तो अगर फैक्ट्रीज है तो जाहिर-सी बात है उसको सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी ना। अब सिक्योरिटी के लिए उस टाइम पे पोर्चुगल के अंदर राजा होता है और राजा बोलता है कि सिक्योरिटी के लिए ऐसे ही किसी को तो नहीं भेज सकता, तो वो कोई मिलिट्री बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को भेजता है गवर्नर बना के इंडिया के अंदर। तो सबसे पहला गवर्नर भारत के अंदर कौन आता है फ्रॉम द पोर्चुगीज साइड? इट इज गोइंग टू बी द फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। ठीक है? ये सबसे पहला, और ये कब आता है? 1505 में। ये इंडिया के अंदर रहता है। जनरली गवर्नर जो होते थे ना उस टाइम पे, ये 3 साल के लिए होते थे, 3 इयर्स के लिए। 1508 में इसको रिटायर हो जाना था, लेकिन क्या होता है कि 1589 के दौरान इसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, जब जो मामलुक सुल्तान, ठीक है, जो इजिप्ट का होता है, देन मोहम्मद बेगड़ा जो गुजरात का होता है एंड जो ज़ामोरिन, ठीक है, जो कैलिकट का सामूतिरी राजा होता है, ये तीनों के चालबाजी से इसके बेटे की मृत्यु हो जाती है फ्रांसिस्को डे अल्मीडा की। तो जाहिर सी बात है इसको गुस्सा आता है। तो इसने क्या किया, 1508 में दूसरे गवर्नर को अपॉइंट कर लिया गया था, लेकिन उसे गवर्नर बनने नहीं दिया क्योंकि तब तक इसे बदला लेना था। तो अल्मीडा ने क्या किया, बैटल ऑफ दियू किया, किसके खिलाफ? मामलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट मोहम्मद बेगड़ा एंड ज़ामोरिन ऑफ कैलिकट के खिलाफ, जिसमें उसने तीनों को बहुत खराब तरीके से हरा दिया एंड दैट इज नोन एज द बैटल ऑफ दियू। इसके बाद जाके दूसरा गवर्नर इंडिया के अंदर आता है पोर्चुगीज का, दैट इज अल्फांसो दे अल्बुकर्क, और ये इतने टाइम तक रहता है। ही इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज रूल इन इंडिया। इसी के ही टाइम पे सबसे पहली बार अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद सबसे पहला यूरोपियन टेरिटरी इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश होता है। मतलब कोई भी इंडिया के अंदर एक बड़ा सा एरिया यूरोपियंस ने कैप्चर करा था जहां पर उन्होंने अपना झंडा लगाया, एंड दैट इज गोइंग टू बी द गोवा। पोर्चुगीज ने, दैट इज इस व्यक्ति ने, अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने इसको किससे लिया था? फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान। ओके, फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान, जब बीजापुर सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य का इस टाइम पे टेंशन चल रहे थे। आफ्टर दैट गवर्नर्स आए, लेकिन उनमें से एक इंपॉर्टेंट गवर्नर जो आया था दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द 1528, ओके, एंड दैट इज गोइंग टू बी द नीनो दा कुन्हा। ये वही व्यक्ति है जिसने उस टाइम पे गुजरात के जो सुल्तान थे उसको अपने जहाज पे बुला के मर्डर कर दिया था, एंड यूपीएससी का 2022 या 23 का सवाल है ये वाला। ठीक है? सो इट वाज बहादुर शाह जिसको मर्डर किया गया था बाय नीनो दा कुन्हा। एंड जब गोवा को ऑलरेडी अक्वायर कर चुके हैं ये लोग 1510 में, तो इस टाइम पर ये व्यक्ति नीनो दा कुन्हा ही वो व्यक्ति रहता है जो ये डिसाइड करता है कि भाई अपने को कोचिन से कैपिटल को शिफ्ट कर देना चाहिए, कहां पर? टू द गोवा। तो कैपिटल कब शिफ्ट किया जाता है? 1530 में। इसके अलावा 15 अभी तक, मतलब यहां पर है ना, फिर कुछ एक्टिविटीज करे जा रहे हैं बाय द पोर्चुगीज, लेकिन वो इतने रेलेवेंट नहीं है। अब हर एक छोटे छोटे डिटेल्स को टाइमलाइन के अंदर नहीं डाल
सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को ही डालेंगे, क्योंकि ज्यादा मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देके तो इंपॉर्टेंट चीजें करें ना, क्यों लेबोरियस वर्क करना है, एग्जाम क्लियर करना है तो स्मार्टनेस चाहिए ना अपने को। सो ज्यादा लेबर पे नहीं, ज्यादा स्मार्टनेस पे अपने जाएंगे एंड वील प्ले स्मार्ट। ओके, बिकॉज एग्जामिनेशन अपने को पता है क्या पूछेगा, बस थोड़ा सा वहां पर मेहनत करना है एंड एग्जामिनेशन निकल जाएगा। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट इसके बाद 1599 में क्या होता है कि ब्रिटेन के अंदर एक कंपनी स्टैब्लिश होती है एंड दैट कंपनी इज नोन एज द इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचरर्स कंपनी। और यही कंपनी बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। इनिशियली इसका नाम ये होता है जब ये बनता है। अब ये याद रखना है साथियों आपने कि 1599 में ये बनता है। अब 1599 में जैसे ही ये बनता है, 1600 में क्या होता है कि यही इंग्लिश कंपनी को रीनेम कर दिया जाता है। कौन रीनेम करता है? क्वीन एलिजाबेथ वन। तो नाम आपको यहां पर याद रखना है। और वो किसमें रीनेम करती है? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो पहले नाम क्या था और अब नाम क्या है? ठीक है, तो ये बदल दिया इन्होंने। इसके बाद जाके इनको ये भी बोला गया था कि आप लोग ईस्ट इंडिया की तरफ, मतलब उनके ईस्ट की तरफ, दैट इज इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आप लोग ट्रेड करो, आपको मोनोपोली मिल जाएगा। ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही, कुछ समय के बाद, अब यूरोपियंस जब इतने ज्यादा कंपनीज बना रहे हैं इंडिया की तरफ ट्रेड करने के लिए, तो जाहिर सी बात है इनके कंपटीशन में कुछ लोग उभरेंगे भी ना। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नेदरलैंड्स भी एक देश था, डच, जिन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश करी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड उनको इंडिया की तरफ भेजा ताकि इंडिया के अंदर वो अपने ट्रेडिंग रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सके। अब 1606 में क्या हो गया कि डच लोगों ने भी अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर ली एंड उन लोगों ने भी इंडिया के अंदर, मछलीपट्टनम के अंदर, दैट इज साउथ इंडिया के अंदर, उन्होंने अपना कंपनी स्टैब्लिश कर लिया। इसके साथ साथ जो ब्रिटिश की जो कंपनी थी ना, उन लोगों ने अपना एक एजेंट इंडिया की तरफ भेजा एंड वो मुगल कोर्ट के अंदर आया एंड सबसे पहला ऐसा व्यक्ति जो भारत के अंदर आता है दैट इज गोइंग टू बी द विलियम हॉकिंस। और ये कब आता है? 1608 में। बहुत सारे लोग यहाँ पर और अलग अलग जगहों पर आप पढ़ेंगे 1607 कोई बोलेगा, 1608 कोई बोलेगा, 1609 कोई बोलेगा। इट्स ओके, 1608-9 ही आपने कंसिडर करना है। अब वो जैसे ही भारत के अंदर आता है उसको इतने ज्यादा फेवर्स मिलते नहीं है इंडिया से, दैट इज फ्रॉम द मुगल एम्परर, एंड देन वो गुस्से में वहां से क्या करता है? निकल जाता है। उसी पर्टिकुलर टाइम पे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस चले गया ब्रिटिश एजेंट तो पूरी ब्रिटिश कंपनी वापस चली गई, नहीं। कुछ लोग इंडिया के अंदर रहेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, एंड वो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसी में ही 1611 में अगर इनको नॉर्थ इंडिया के अंदर फैक्ट्री ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाए तो क्या हो गया? इन लोगों ने क्या किया? साउथ इंडिया के अंदर अपना फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया, दैट इज गोइंग टू बी मछलीपट्टनम। अब देखिए, डच ने भी सबसे पहला कहां एस्टैब्लिश किया? मछलीपट्टनम में। इन्होंने भी सबसे पहला कहां एस्टैब्लिश किया? मछलीपट्टनम के अंदर। एंड उसी पर्टिकुलर टाइम में नॉर्थ इंडिया के अंदर इन्होंने हार नहीं माना है, नॉर्थ इंडिया के अंदर भी इनको कुछ ना कुछ करना है। सो 1612 के अंदर क्या हो रहा है ना कि ब्रिटिश के ही एक व्यक्ति होते हैं कैप्टन थॉमस बेस्ट। ये क्या कर रहे हैं ना कि ये पोर्चुगीज लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ब्रिटिश वहां पर आ जाए, क्योंकि पोर्चुगीज के लिए तो ब्रिटिश एक कंपटीशन था ना। तो दैट इज व्हाई व्हाट डिड दे डू, दे, मतलब उनको ब्रिटिश को बाहर ही रखना था। तो पोर्चुगीज की भी नेवी अच्छी थी, तो ब्रिटिश आ रहे थे पानी के रास्ते से ही, फ्रॉम द सूरत एरिया। ओके, सो पोर्चुगीज वाले, नेवी वाले वहां पर उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थॉमस बेस्ट इतने पावरफुल थे कि उन्होंने पोर्चुगीज नेवी को ऐसे ही तहस नहस कर दिया। ओके, इस टाइम पे थॉमस बेस्ट के कुछ शिप्स थे। एक तो उसका शिप था दैट वाज ड्रैगन, एंड दूसरा एक छोटा शिप था दैट इज गोइंग टू बी द ओसिएंडर। ठीक है, ड्रैगन बड़ा शिप था और उसका छोटा शिप था ओसिएंडर। इसके बाद 1613 में एक दूसरे व्यक्ति थे थॉमस एल्डवर्थ। इनकी मदद से क्या किया? इन्होंने मदद करा था कि सूरत के अंदर इनका फैक्ट्री बन जाए। तो सूरत का जो फैक्ट्री था ना, इट वाज द फर्स्ट फैक्ट्री दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द नॉर्थ इंडिया पार्ट बाय द ब्रिटिशर्स। ओके, ये ब्रिटिश का फैक्ट्री इन सूरत था। अब यहाँ पर नाम आपने याद रखना है, थॉमस बेस्ट, थॉमस एल्डवर्थ, एंड देन 1615 में दूसरे ब्रिटिश के एजेंट थॉमस रो मुगल कोर्ट में जाते हैं। तो थॉमस कंफ्यूज नहीं होना है, क्रोनोलॉजी यहाँ पर अपने याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद क्या होता है कि 1623 के अंदर ब्रिटिश फैक्ट्री सेटअप इन ब्रोच एंड अहमदाबाद। ठीक है, अब यहाँ पर यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी अंग्रेजों का फैक्ट्री कहां कहां पर था, ऐसा करके उसने सवाल पूछा था और 3 ऑप्शन दिए थे। यहां से सीधा सीधा क्या पता चल रहा है भाई? सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर मतलब क्या होता है? 25 साल ना, क्वार्टर मतलब 25%। तो यहाँ पर 17th सेंचुरी का टिल 1625 की बात करेंगे ना, तो 1625 तक कहां फैक्ट्री इन्होंने एस्टैब्लिश करा है? मछलीपट्टनम, सूरत, ब्रोच एंड अहमदाबाद, यही है, बस 4 ही ऑप्शन है। एंड यूपीएससी ने यही सवाल पूछा है एंड दिस वाज सो इजी। ठीक है, अब ये टाइमलाइन बहुत पहले से ही है, लेकिन बस शायद मिला नहीं रहेगा आपको, बट दिस इज हाउ इजी इट इज इफ वी जस्ट फॉलो द क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अगला क्या है कि 1623 के अंदर देयर वाज अ मैसेकर एट एम्बोइना इन इंडोनेशिया। डच वाले अंग्रेजों को अपना दुश्मन समझ रहे थे। उसी टाइम पे क्या हो रहा है कि जब ब्रिटिश का इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपांशन हो रहा है, दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज दैट डच बहुत ज्यादा एनवियस हो रहा है, वो नहीं बढ़ने देना चाहता अंग्रेजों को।
तो वो क्या करता है ना, एक बार एक जहाज जा रही होती है इंडोनेशिया की तरफ से, तो डच वाले क्या कर लेते हैं, उस जहाज को पकड़ लेते हैं, अगवा कर लेते हैं एंड उसके लोगों को मार देते हैं। और उसमें कौन होता है, अंग्रेज और जापानी लोग होते हैं। तो जब अंग्रेजी लोगों को मारा तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों को तो बुरा लगेगा ना। तो उस टाइम पे ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से बहुत खफा होते हैं और इनके बीच में टेंशन कई वर्षों तक आगे चलते रहते हैं। ठीक है, दैट इज वन थिंग। इसके बाद इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने इतने एरियाज पर अपना पकड़ बना लिया है, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर लिया है, लेकिन अब इनको और एरियाज के अंदर बढ़ना है। तो साउथ इंडिया के अंदर ही फिर वो लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। साउथ इंडिया में मतलब क्या, इनको एक गोल्डन फरमान मिलता है फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। सुल्तान ऑफ गोलकोंडा मतलब साउथ इंडिया ही ना, गोलकोंडा का एरिया कहाँ है, साउथ इंडिया में। तो वहां पर इनको एक गोल्डन फरमान मिलता है जिसके तहत इनको बहुत बेनिफिट्स मिल जाते हैं इन द ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। ठीक है, जस्ट आफ्टर दैट 1633 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अपने दो दूसरे फैक्ट्रीज सेटअप करते हैं ओडिशा के अंदर, दैट इज हरिहरा में एंड बालासोर में। दो फैक्ट्रीज यहाँ पर सेटअप करते हैं। देन अब साउथ इंडिया के अंदर ये लोग आ चुके हैं, दैट इज मछलीपट्टनम में ऑलरेडी कर दिया है। सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से इन्होंने साउथ इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स ले लिए। अब एंड ऊपर से सूरत के अंदर ऑलरेडी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लिया है, ब्रोच के अंदर एंड अहमदाबाद के अंदर फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर लिया है। तो वेस्ट के अंदर कर लिया है, साउथ के अंडर कर लिया है। अब जाहिर सी बात है, बंगाल जो उस टाइम का सोने का खदान था, उसके ऊपर ये कैसे नहीं छोड़ते, ठीक है, कैसे नहीं पहुंचते वहां पर। तो जब वेस्ट एंड साउथ में इन्होंने अपने पकड़ बना लिया अंग्रेजों ने, तो इसके बाद ये चले गए ईस्ट में। और ईस्ट के लिए इन्होंने क्या किया, 1651 में अंग्रेज पहुंच गए बंगाल में और इन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप कर दी हुगली के अंदर। इसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा है ना कि वहां पर 1662 में बॉम्बे को एज अ डाउरी दे दिया जाता है, जब पोर्चुगीज और ब्रिटेन के बीच में एक मैरिटल रिलेशन होता है। ठीक है, दैट इज कैथरीन की शादी होती है और बॉम्बे उस टाइम पे पोर्चुगीज के पास था, लेकिन वो डाउरी के तहत बॉम्बे को दे दिया जाता है टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो ये बॉम्बे ब्रिटिश क्राउन के पास था और वही बॉम्बे को बाद में आने वाले टाइम में जो ब्रिटिश क्राउन है वो अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ऐसे ही दे देगा, मतलब 10 पाउंड्स ऑन एनुअल रेंट पे वो बॉम्बे को दे देगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अभी यहीं पर रहते हैं, 1662 में ये घटना हुई। अब यूरोप के इतने बड़े बड़े देश इतने बड़े बड़े एक्टिविटीज, मतलब इतना इंडिया की तरफ एक्टिविटीज कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं पैसा, जाहिर सी बात है दूसरे वाले भी तो सोचेंगे, फ्रेंच वाले भी तो सोचेंगे। तो फ्रेंच ने भी 1664 में अपनी खुद की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली, जो इंडिया की तरफ ट्रेड करेगा, और इनका नाम क्या था, कॉम्पेग्ने देस इंदेस ओरिएंटलेस। ठीक है, तो ये इतना नाम था इनका। और ये नाम है ना साथियों, आपको याद रखना है। ये मत सोचिए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखेंगे, ये वाला याद नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है यार। एग्जामिनेशन बॉडीज क्या देखना चाह रही है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही तो देखना चाह रही है। वो चाह रही है कि आप कहीं पर तो चूक करो और वो आपके मार्क्स वहां पे काटे। देखिए, द एग्जामिनेशन बॉडी वांट्स टू सिलेक्ट यू, प्रोवाइडेड यू वांट टू बी सिलेक्टेड, एंड इफ यू वांट टू बी सिलेक्टेड यू हैव टू डू द थिंग्स दैट अदर्स डू नॉट डू। यू हैव टू डू द थिंग्स दैट द एग्जामिनेशन बॉडी वांट्स यू टू डू। और यहां पर एग्जामिनेशन बॉडी लिख के तो नहीं देगा ना कि भाई आपने क्या करना है। एग्जामिनेशन बॉडी वो चाहता है कि आप वो चीजें समझो जो वो चाहता है कि आपसे एक्सपेक्ट करे, समझे। तो यहां पर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, क्योंकि यूपीएससी में दे आर रिक्रूटिंग आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, आईआरएस, ग्रेड 1 ऑफिसर्स दूसरे एग्जामिनेशन के अंदर, क्लास 1, क्लास 2। तो यार जाहिर सी बात है ना, इतना तो एक्सपेक्टेशन रखेंगे वो लोग कि आप समझो उसके माइंडसेट को कि क्या है उसकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑफिसर्स लाइक यू। तो दैट इज व्हाई यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि क्या डिमांड है एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। ऑलराइट, आफ्टर दैट क्या होता है, अब फ्रेंच इंडिया के अंदर है, मतलब फ्रेंच ने कंपनी बना ली और फ्रेंच क्या करेगा ना, अब इंडिया की तरफ वो आना शुरू कर देगा। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा कि जब फ्रेंच इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे दो फ्रेंचमैन, फ्रैंकोइस कैरॉन एंड मरकारा, इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। एंड उसी पर्टिकुलर ईयर में जब वो इंडिया की तरफ बढ़ते रहते हैं, अंग्रेज क्या करते हैं ना, 1667 में अंग्रेजों को औरंगजेब की तरफ से एक फरमान मिल जाता है टू ट्रेड इन बंगाल। उसके जस्ट एक साल बाद अब देखिए ब्रिटिशर्स यहाँ पर अब बंगाल में अपनी धाक को वो बढ़ाते जा रहे हैं। जस्ट उसके एक साल के बाद क्या हो रहा है, 1668 में जो कैरॉन है, फ्रैंकोइस कैरॉन, ये इंडिया के अंदर आ जाते हैं एंड ये सबसे पहला फैक्ट्री अपना कहां पर सेटअप करते हैं, सूरत। ओके, सो दिस इज वन थिंग। अब सूरत में स्टैब्लिश करने के बाद जाहिर सी बात है आपने बाकी यूरोपियंस को देखा कि वो लोग भी साउथ इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब ब्रिटिश और ऑलरेडी साउथ इंडिया के अंदर बढ़ चुका है, मछलीपट्टनम, गोलकोंडा, इन सब एरियाज के अंदर वो अपनी धाक जमा चुका है, तो जाहिर सी बात है फ्रेंच वाले छोड़ेंगे क्या, नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे। तो वो लोग भी साउथ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जब वो साउथ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले ही क्या होता है कि 1668 में बॉम्बे को लीज पे दे दिया जाता है, दैट इज 10 पाउंड्स एनुअल लीज पे टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो ये इवेंट होता है। देन उसके जस्ट एक साल के बाद 1669 में जो मरकारा, जो साथ में आया था यहाँ पर फ्रैंकोइस कैरन के, वो एक फैक्ट्री सेटअप करता है मछलीपट्टनम में। देखिए, डच ने भी सेटअप किया, ब्रिटिश ने भी सेटअप किया, अब फ्रेंच भी कर रहे हैं।
ठीक है। एंड धीरे-धीरे करके अब मछलीपट्टनम में जब फैक्ट्री सेटअप कर दिया तो धीरे-धीरे करके ये लोग क्या कर रहे हैं, साउथ इंडिया के अंदर अपनी धाक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजों ने बढ़ाया। उसी टाइम पे लोकल लोकल गवर्नर्स के साथ बात करते-करते क्या हो गया कि इनको एक एरिया मिल जाता है फ्रेंच वालों को, एंड वो लोग वहां पर अपना 1673 में एरिया मिलता है, एंड जस्ट अगले साल 1674 में ये क्या करते हैं, वहां पर अपना सबसे पहला मेजर एस्टैब्लिशमेंट का ये सेटअप करते हैं। एंड दैट पर्टिकुलर मेजर एस्टैब्लिशमेंट इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी द पौंडीचेरी। ठीक है, अब जैसे ही ये लोग पौंडीचेरी का एस्टैब्लिशमेंट कर देते हैं, धीरे धीरे करके अब ये बढ़ते रहते हैं, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते रहते हैं। आफ्टर जस्ट दैट क्या होता है कि अब बॉम्बे ऑलरेडी ब्रिटिश को मिल चुका था, एंड बॉम्बे कोस्टल एरिया था, एंड वो सेंटर में भी था कहीं ना कहीं। इनिशियली इनका कैपिटल कहाँ था, सूरत में, क्योंकि सबसे पहला फैक्ट्री इन्होंने सूरत में बनाया। देन मछलीपट्टनम था, लेकिन मछलीपट्टनम ईस्टर्न कोस्ट पे था और इतना ज्यादा पावरफुल नहीं भी था, मतलब वो एरिया इतना ज्यादा सस्टेनेबल नहीं था टू एक्ट एज अ कैपिटल। तो दैट इज वाई इन्होंने क्या किया, 1687 में सूरत से बॉम्बे तक अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया। ओके, सो दैट इज वन अनदर थिंग। 1690 से 92 में फ्रेंच ने, अब जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश सूरत वाले एरिया दैट इज वेस्ट, देन साउथ एंड देन ईस्ट में बंगाल वाले एरिया के अंदर बढ़ रहा था। फ्रेंच वाले लोग जो थे वो सबसे पहले यहाँ पर एज वी हैव सीन सबसे पहले फैक्ट्री यहाँ पर सूरत में सेट किया था, देन मछलीपट्टनम के अंदर आ रहे हैं। सो ये लोग भी जब वेस्ट के अंदर देन साउथ के अंदर सेटअप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये लोग भी अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, जैसे अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर किया, तो ये लोग भी फिर बंगाल की तरफ जाते हैं, एंड बंगाल के अंदर ये सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एरिया एस्टैब्लिश करते हैं, दैट इज इन द चंदर नगर। ठीक है, वहां पर अपना एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। उसी बीच क्या होता है ना कि जाहिर सी बात है ये जो यूरोपियन पावर्स थे ये लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, तो कॉम्पिटिशन में क्या होगा, युद्ध वगैरह तो हो गई। तो उसी का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है द फ्रांस एंड डच के वॉर्स, जिसके अंदर क्या किया गया, डच जो थे वो पावरफुल थे, तो डच ने क्या किया, इनका जो मेजर एरिया था पौंडीचेरी उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। हाउएवर उस टाइम पे इनके एक बहुत माइटी गवर्नर थे जो फ्रेंच लोगों के, दैट इज द फ्रैंकोइस मार्टिन। वो मार्टिन ने क्या किया, डच वालों से बात किया, एंड उसके बाद उसने एक ट्रीटी साइन की, एंड दैट ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ राइसविक। अब साथियों ये आपसे पूछा जाएगा सवाल, ट्रीटी ऑफ राइसविक किसके बीच में साइन करा गया है, तो ये ट्रीटी ऑफ राइसविक को साइन किया गया, एंड इन दैट ट्रीटी क्या बोला गया कि पौंडीचेरी को वापस दिया जाता है टू द फ्रेंच पीपल। ठीक है, और जो रिलेशंस है उसको रिस्टोर किया जाता है। एंड आफ्टर दैट वी मूव टू द 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी मतलब क्या हो गया, 1700 से स्टार्ट होने वाला टाइम था। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, ठीक है, इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, मतलब मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट का था, बहुत माइनॉरिटी प्राइवेट का था, लेकिन दैट वाज उल्टा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंदर। तो जाहिर सी बात है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है, तो जाहिर सी बात है जो दूसरे कंपनीज है उनको बुरा तो लगेगा ना। तो दूसरे कंपनी, छोटे छोटे कंपनीज क्या करेंगे, वो लोग अपना खुद का एक ग्रुप बना के एक बड़ा कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, ताकि वो भी रिलायंस को टक्कर दे सके एंड अलग अलग जगहों पर ट्रेड कर सके और पैसा कमा सके। सो ऑन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आइडियोलॉजी ओनली, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी, अब उसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक नहीं है, वो नाम पहले वाला ही है जो 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने उसका नाम रखा था। ठीक है, तो उस कंपनी को टक्कर देने के लिए यहाँ पर जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ब्रिटेन के, वो लोग एक राइवल कंपनी सेटअप करते हैं, कब, दैट इज इन 1701 एंड 1702। और ये कंपनी को सेटअप कौन करता है, विग्स, जो वहां का एक पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स होता है विग्स इन इंग्लैंड, वो सेटअप करता है। और वो क्या करता है, वो अपने सबसे पहले एजेंट, जैसे विलियम हॉकिंग्स को भेजा जाता है, वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले एजेंट सर विलियम नॉरिस को भेजा जाता है औरंगजेब के कोर्ट में। लेकिन औरंगजेब यहाँ पर इसको एंटरटेन नहीं करता है, क्योंकि वो बोलता है यहाँ पर कि ऑलरेडी एक ब्रिटेन है हमारे पास, हम दूसरा नहीं ये करना चाहते, वी डू नॉट वांट टू ओपन आवरसेल्व्स अप। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट आगे बढ़े तो इस टाइम पर 1706 में जो फ्रेंच के सबसे पावरफुल गवर्नर होते हैं जिन्होंने ट्रीटी ऑफ राइसविक का जिम्मा लिया था, वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, दैट इज फ्रैंकोइस मार्टिन। एंड व्हेन ही इज डाइंग, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद फ्रेंच का जो डिटोरिएशन है ना वो शुरू हो जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं खत्म होने लगती है, डिक्लाइन होने लगता है उसका। लेकिन आगे आने वाले टाइम में दो गवर्नर्स आएंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, दैट इज लेनॉयर एंड डुमास। और ये दोनों गवर्नर्स क्या करेंगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस से ये लोग रीशेप करेंगे, रीवैम्प करेंगे, ताकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से चल सके, और वो होता भी है। ठीक है, सो दैट इज वन अनदर थिंग। 1706 हो गया। देन 1708 में क्या होता है कि दोनों ही राइवल कंपनीज मर्ज हो जाती है टू फॉर्म द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पहले वो नाम था, फिर ये राइवल कंपनी बनी। अब ये पता चल रहा था इंग्लैंड के अंदर कि यार, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ऑस्ट्रेलिया है, या मान लेते हैं अगर दूसरा कोई देश है, अगर रिलायंस, अदानी, विप्रो, ये सब उस देश में वही कॉन्ट्रैक्ट के पीछे भाग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये तीनों इंडिया की ही कंपनी है ना। तो बर्बादी, लॉस असल मायने में किसका होगा, क्योंकि कंपटीशन में वो लॉस
शायद खुद का कर सकते हैं और वो लॉस मतलब इंडिया का लॉस कहीं ना कहीं होगा। सो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी क्या किया जाता है कि दोनों भी कंपनीज को मर्ज करके एक बड़ा कंपनी बनाया जाता है एंड वही कंपनी इंडिया के अंदर ट्रेड करेगी। सो वो चीज होता है 1708 में। इसी साल क्या होता है, एक दुखद घटना हमारे सामने आती है कि जो 10वें सिख गुरु होते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनका देहांत हो जाता है इस पर्टिकुलर टाइम पे एंड 1707 में ही औरंगजेब का डेथ होता है। उनके उसके जस्ट 1 साल के बाद ही गुरु जी का देहांत हो जाता है। आफ्टर दिस क्या होता है कि जब सिखिज़्म के अंदर ही जो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी थे जिन्होंने सिखिस्ट प्रिंसिपल्स को वापस से लाने की कोशिश करी थी, जो रिवॉल्यूशन को वापस लाने की कोशिश करी थी, बंडा बहादुर सिंह जी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? इन आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स दैट इज़ इन 1716। अब या आपसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि किस पर्टिकुलर मुगल राजा के टेन्योर में ये होता है? तो दैट इज़ गोइंग टू बी द फ़र्रुखशियार's reign। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि देखिए यहाँ पर मराठा हिस्ट्री का भी अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहेगा साथियों, मराठा हिस्ट्री। हाउएवर मराठा हिस्ट्री जो है ना वो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइमलाइन पार्ट 2 में है, क्योंकि उसका आगे भी एक रोल प्ले रहेगा। मतलब जहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि मराठा का क्रोनोलॉजी क्या रहा है। ऑलराइट? सो अभी के लिए बस आपने अभी फिलहाल इधर तक ही रखे हैं अपने, ठीक है? आफ्टर दैट 1717 में क्या होता है कि अब आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब क्या होता है कि जो मुगल्स होते हैं ना, वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं रहते। द मुगल रूलर्स दे आर इनकेपेबल, वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे होने लगते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूरोपियंस इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं एंड वो लोग फ़ायदा उठा भी लेते हैं। जहाँ पर वो ऐसे मुगल रूलर्स के साथ वो रिलेशन में आके उनके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करके वो बेसिकली मुगल रूलर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही एक बेनिफिट में ये सक्सेसफुल हो भी गए। जब इन्होंने फ़र्रुखशियार से ही उसका फ़र्रुखशियार का फरमान दैट इज़ बेनिफिट्स लिया फ़र्रुखशियार के फरमान के तहत, जिसको मैग्ना कार्टा फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी दर्जा दिया जाता है। क्योंकि ये फरमान इस हद तक के बेनिफिट्स दे रहा था ब्रिटिशर्स को कि वो बेसिकली एकदम माई-बाप बन गए थे इस पर्टिकुलर एरिया के। मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे वो कहीं न कहीं इनडायरेक्ट राज उनका होने ही वाला था इस पर्टिकुलर एरिया का। इस लेवल का बेनिफिट उनको यहाँ पर दिया गया, ठीक है? सो दैट इज़ द अनदर एस्पेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट 1717 में अब मैंने अभी जस्ट बोला ना मुगल एम्पायर जो मुगल रूलर्स थे वो लोग इतने कैपेबल नहीं थे, इतने पावरफुल नहीं थे। तो ज़ाहिर-सी बात है जो लोकल गवर्नर्स हैं अलग-अलग एरियाज़ के अंदर, वो लोग क्या करेंगे अपना इंडिपेंडेंस लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस लेने की कोशिश करी गई है एंड 1717 में सबसे पहला इंडिपेंडेंस उनके प्रोविंसेस में से किसने लिया? बंगाल में दैट इज़ द मुर्शीद कुली खान, ठीक है? इसके बाद 1720 से 1742 जो मैंने अभी आपको बोला लेनॉयर एंड डुमास, इन लोगों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को और पावरफुल बनाया इंडिया के अंदर। ओके, सो जस्ट 1717 के बाद 1772 में अवध ने भी अपना इंडिपेंडेंस लिया अंडर सादत खान। देन 1724 में हैदराबाद में इंडिपेंडेंस लिया गया बाय निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क टाइटल था, उसका असल नाम था असफ झा, ठीक है? दैट वाज़ द रियल नेम। आफ्टर दैट क्या होता है कि इन 1739 में जब कोई इतना पावरफुल रूलर इंडिया के अंदर होता नहीं है तो द ईरानियन द पर्शियन नादिर शाह ही इज़ गोइंग टू इन्वेड इंडिया, ओके? एंड लगभग 70 करोड़ रुपए कोहिनूर का हीरा एंड पीकॉक थ्रोन वो लूट के लेके जाता है। इसके बाद ब्रिटिशर्स दैट इज़ यूरोपियंस की अगर मैं बात करूँ, यूरोपियंस इंडिया के अंदर और ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे एंड बिकॉज़ ऑफ द पॉलिटिकल टर्मॉइल मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब साउथ इंडिया के अंदर होता है, बेस्ड ऑन दैट द यूरोपियंस दैट इज़ ब्रिटिश एंड फ्रेंच वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपने फ़ायदे लेने चाहते थे और वही फ़ायदा लेने के चक्कर में क्या हो गया कि कार्नेटिक वॉर्स होते हैं। टोटल ऐसे 3 कार्नेटिक वॉर्स लड़े गए। हाउएवर 3 कार्नेटिक वॉर में से 2 कार्नेटिक वॉर का मेन कारण था जो भी इंसिडेंट्स विदेश में हो रहे थे। सिर्फ एक कार्नेटिक वॉर दैट इज़ द सेकंड कार्नेटिक वॉर का मेजर रीज़न इंडिया के अंदर था। लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर का मेजर रीज़न समथिंग इन सम इंसिडेंट्स हैपनिंग इन द आउटसाइड इंडिया वर द मेन रीज़न, ठीक है? उसी के अंदर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला कार्नेटिक वॉर, ठीक है? 1740 से 48 में लड़ा गया था बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिशर्स और ये क्योंकि लड़ा गया है साउथ इंडिया में कोरोमंडल कोस्ट के इधर। मालाबार कोस्ट केरला में है एंड कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु वाले एरिया के अंदर होता है। वहीं पर कार्नेटिक करके एक प्रोविंस भी है, ठीक है? इसी वजह से उसको कार्नेटिक वॉर का नाम दिया जाता है क्योंकि मेजरली ये साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में ही लड़ा गया था। अब ये पर्टिकुलर वॉर जो है ना इसकी शुरुआत जो है होती है ऑस्ट्रियन वॉर मतलब ऑस्ट्रिया एक देश है, वहाँ पर सक्सेशन राजा के मृत्यु के बाद दूसरा कौन राजा बनेगा, दोनों फ्रेंच और ब्रिटिश ऑपोजिट साइड्स में सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है? तो उसके वजह से वहाँ की लड़ाई इंडिया के अंदर देखने को मिली एंड दैट इज़ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अब ये युद्ध को शांत कराया गया कैसे? बाय अ पर्टिकुलर ट्रीटी और वो ट्रीटी होता है एक्सिला चैपल। इसके बाद 1748 ऑनवर्ड्स अब नादिर शाह की डेथ हो चुकी रहती है ऑलरेडी, तो उसके बाद क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली जो उसका गवर्नर होता है ऑफ द अफ़गान एरिया, वो इंडिया के अंदर इन्वेड करते रहता है, ठीक है? एंड जस्ट आफ्टर दैट 1749 में ही 1749 से 54 में सेकंड कार्नेटिक वॉर भी होता है। सेकंड कार्नेटिक वॉर का मेन कारण क्या था? दैट इज़ अभी मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी साउथ इंडिया के अंदर होता है
जिसकी वजह से सेकंड कार्नेटिक वॉर यहाँ पर होता है। अब वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में कहाँ पर होता है, दैट इज गोइंग टू बी द हैदराबाद, दैट इज गोइंग टू बी द कार्नेटिक एरिया। और यहाँ पर अलग अलग ग्रुपिंग्स बन जाते हैं, ठीक है, कि ब्रिटिश किसको सपोर्ट करेगा हैदराबाद और कर्नाटक में, एंड फ्रांस किसको सपोर्ट करेगा हैदराबाद एंड कर्नाटक में। तो वही ग्रुपिंग्स यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यही कंटेम्पररीज भी हैं। एंड यूपीएससी या कोई अन्य एग्जामिनेशन बॉडी आपसे ये जरूर पूछेगा, तो इसको आपने क्या कर लेना है, याद रख लेना है। अब ग्रुपिंग्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस, उस टाइम पे फ्रेंच के गवर्नर कौन थे, इट इज द ड्यूप्लेक्सी, एंड दूसरे गवर्नर थे बस्सी। इसके अलावा हैदराबाद, हैदराबाद में कौन कौन था, निजाम उल मुल्क, नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग। कर्नाटक में उस टाइम पे कौन कौन था, अनवरुद्दीन चंदा साहेब, दोस्त अली एंड मोहम्मद अली। ब्रिटिश में उस टाइम पे कंटेम्पररीज कौन थे, एंड मराठा में उस टाइम पे कंटेम्पररीज कौन थे, ठीक है। सो ये चीज है, ऑलराइट। इसके बाद 1757 में आप सबको पता है कि बैटल ऑफ प्लासे लड़ा गया बंगाल के अंदर, दैट इज वन थिंग, ओके। एंड इसी के साथ अनदर अनाउंसमेंट दैट आई वुड लाइक टू मेक इज द शतक प्लस टेस्ट सीरीज। ये भी यूपीएससी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर अब यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करना है, मतलब आपको 200 में से 200 लाने हैं तभी क्लियर होगा, वैसा नहीं है। यू जस्ट नीड अ लिटिल एक्स्ट्रा फ्रॉम द पासिंग, मतलब 100 नंबर जो है ना, 100 नंबर के ऊपर होना चाहिए, तब जाके आप हो जाएंगे। और वो जो बार है ना, वो क्लियर करवाते हैं हम यहाँ पर शतक प्लस टेस्ट सीरीज में, जहां पर हम बेसिकली हॉलिस्टिकली 50 टेस्ट के माध्यम से आपको इतना हम केपेबल जरूर बना देते हैं। यू गाइज आर ऑलरेडी केपेबल, बट वो जो एज फैक्टर है ना, वो यहाँ पर आपको हम दे सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट यू गाइज कैन एक्चुअली क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसका भी डिटेल्स जो है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया गया रहेगा, सो यू गाइज कैन लुक इनटू दैट। सो आगे अगर बात करें तो 18th सेंचुरी में आफ्टर द 1757 क्या हो रहा है कि देयर इज अ वॉर, ओके। 1757 के बाद मतलब बैटल ऑफ प्लासे हो रहा है। देन 1758 से 62 में द थर्ड कार्नेटिक वॉर होता है। अब ये थर्ड कार्नेटिक वॉर का मेन कारण क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी द 7 years वॉर, जो यूरोप के अंदर होता है। देखिए, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, थर्ड कार्नेटिक वॉर में यूरोप, वेयर इज ओनली सेकंड कार्नेटिक वॉर में इंडिया के चीजें, मतलब साउथ इंडिया के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से सेकंड कार्नेटिक वॉर होता है। देन इसके बाद क्या होता है ना, कि इसी पर्टिकुलर टाइमलाइन के बीच में बहुत सारी चीजें होती है, दैट इज जो 1760 में एक बैटल ऑफ वांडी वॉश लड़ा जाता है बिटवीन द फ्रेंच, एंड देन 1763 में ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। अब इसके बीच में बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है, जो ओरिएंटेशन सेशन में जनरली मैं बताता हूं। हाउएवर यहाँ पर क्योंकि टाइमलाइन है, मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, यहाँ पर यू गाइज आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो इसके बाद 1761 में, इसी साइमल्टेनियस में 1761 में क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली वापस से इंडिया के अंदर आता है, एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है विद द मराठास, ओके। तो मराठास और अब्दाली के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसके अंदर मराठास हार जाते हैं। एंड इस टाइम पे बालाजी बाजीराव पेशवा रहते हैं, दैट इज द सन ऑफ द बाजीराव वन। देन इसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसके अंदर अंग्रेजों ने यहाँ पर मुगल एम्परर के साथ साथ अवध के नवाब के साथ साथ बंगाल के नवाब तीनों को भी हरा दिया था, ठीक है। तो ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ रहे थे, हेक्टर मनरो लड़ रहे थे, वेर एज ब्रिटिश के खिलाफ कौन था, बंगाल, अवध एंड मुगल। बंगाल के कौन थे, मीर कासिम, अवध के सुजाउद्दौला एंड मुगल के शाह आलम टू। इन तीनों को भी हरा दिया मेजर हेक्टर मनरो ने। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, हु वाज द ब्रिटिश पर्सन हु फॉट ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर। अब जैसे ही ये लोग जीत जाते हैं ब्रिटिश, तो उस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करते हैं। और ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अंग्रेज किसके साथ करते हैं, नवाब ऑफ अवध के साथ एंड द मुगल एम्परर, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा व्यक्ति होता है, ठीक है, दैट पर्टिकुलर पर्सन ही इज गोइंग टू डाई, सो दैट इज वाई बच जाते दो ही, तो उनके साथ ये कर लेते हैं। एंड यही पर्टिकुलर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ क्या किया जाता है कि दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा ब्रिटिश को दिया जाता है बाय शाह आलम टू, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। इसके अलावा इसके जस्ट बाद 1765 से 62 में ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय द रॉबर्ट क्लाइव। अब ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब क्या, ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब यहाँ पर हो जाता है दैट इज दीवानी, एक तो दीवानी एंड निजामत वाला एंगल हो जाता है, ठीक है। मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट में, अब देखिए यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये जो पूरा एस्पेक्ट है ना वो समझाता हूँ। दीवानी ये लोग किससे लेते हैं, मुगल एम्परर से लेते हैं, क्योंकि दीवानी जो था ना वो रेवेन्यू फंक्शन का था। लेकिन निजामत जो था ना, ये लोग सूबादार ऑफ बंगाल से लेते थे, क्योंकि निजामत मतलब क्या, इट इज गोइंग टू बी द लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सही से रखना है वैसा वाला होता था, ठीक है। तो ड्यूअल गवर्नमेंट में बेसिकली क्या हो गया कि अंग्रेजों के पास पैसा भी है, अंग्रेजों के पास लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए फोर्स भी है, मतलब पुलिस फोर्स एंड ये सब है, लेकिन अंग्रेजों के पास वो ड्यूटी नहीं है। वो ड्यूटी किसके पास है, नवाब ऑफ बंगाल के पास। मतलब बंगाल का नवाब भी रखा गया है, लेकिन बंगाल के नवाब के पास ये मतलब ये अथॉरिटी नहीं दी गई है। उसके पास ड्यूटी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, लेकिन उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है। अगर कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है तो ये बेचारे जो सूबादार हैं बंगाल के, नवाब है बंगाल के, वो अंग्रेजों को फोन करेंगे कि भाई साहब प्लीज थोड़े सिक्योरिटी फोर्सेस दे दो, वहां पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया है।
तो मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस तो अंग्रेजों के पास है, लेकिन उनके पास कोई ड्यूटी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, लेकिन नवाब के पास ड्यूटी है, लेकिन उसके पास सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है। सो ये तरीका था ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का, जिसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती थी। ठीक है, ये और डिटेल कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, बट यहां पर आई एक्सपेक्ट दैट आपने ये ऑलरेडी पढ़ा रहेगा। ठीक है, ये बस फास्ट रिकैप वाला सेक्शन है। ठीक है, सो इसके बाद 1767 से 69 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर इस टाइम पर हैदर अली के अंडर होता है। ठीक है, अंडर दी हैदर अली और ब्रिटिश यहाँ पर जंग लड़ते हैं, एंड इस पर्टिकुलर जंग में हैदर अली ब्रिटिशर्स को हरा देता है, एंड हैदर अली यहाँ पर द ट्रीटी ऑफ मद्रास इनके ऊपर फोर्स करता है। ट्रीटी ऑफ मद्रास, इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मींस इनिशियल मोस्ट एवर ट्रीटी, ठीक है, जो कभी ब्रिटिशर्स के ऊपर कोई इंडियन रूलर ने फोर्स करा है, मतलब उसको हरा के फोर्स करा है, फर्स्ट एवर ऐसा अपने कंसिडर कर सकते हैं एज पर द रिकॉर्ड्स। कल उठ के अगर कुछ नया फाइंडिंग आ जाए तो सो दैट इज अ डिफरेंट मैटर। हाउएवर अप टिल नाउ मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, एज फार एज एविडेंसेस दैट वी हैव अप टिल नाउ। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट 1772 से 73 में एक नए गवर्नर आते हैं। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द वॉरेन हेस्टिंग्स, और ये वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, ही इज द गवर्नर ऑफ बंगाल, एंड ये क्या करते हैं, ही अबॉलिश द ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब ये वाला सिस्टम जिसको इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, उसको ये व्यक्ति हटा देता है। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया, एंड इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या बोला गया कि जो भी कंपनी के अफेयर्स रहेंगे उसको थोड़ा बहुत करके ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में लाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 1775 से 82 में सबसे पहला एंग्लो मराठा वॉर होता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि मैसूर वॉर है, देन मराठा वॉर है, तो बेसिकली यूरोप का जो ब्रिटिश का है एक्सपांशनरी एक्टिविटीज यहाँ पर वे कर रहे हैं, जिसके अंदर वो अलग अलग युद्ध लड़ रहे हैं। तो देन देयर इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, एंड इस एंग्लो मराठा वॉर में बहुत सारे ट्रीटी साइन किए जाते हैं। यहाँ पर वो ट्रीटीज के अंदर क्रोनोलॉजी लिखी गई है, बस आपका यहाँ पर क्या करना है एडिशन, दैट आपने ये ट्रीटीज किसके बीच में साइन की गई है वो आपने ढूंढना है। हु वर द पार्टीज, मतलब कौन से व्यक्ति लोगों ने साइन करे थे वो आपको ढूंढना है। इसके अलावा 1779 से 84 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया था। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर वॉर में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करा गया। इसी पर्टिकुलर वॉर के दौरान जो है हैदर अली इसका डेथ हो जाता है बिकॉज ऑफ डिजीजेस, एंड यहाँ पर टीपू जो उनका बेटा होता है वो यहाँ पर सारा कमान संभालता है मैसूर का। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली जो सिख एम्पायर एकदम डिसइंटीग्रेटेड स्टेज में था, वो अब अपना सबसे महान सम्राट देखने वाला था, क्योंकि उनके राज्य में एक आने वाले महान सम्राट का जन्म होने वाला था, एंड दैट इज गोइंग टू बी द महाराजा रंजीत सिंह, जो सुखेर चकिया मिसल में उनका जन्म हुआ था। बहुत अलग अलग मिसल्स थे, मिसल मतलब मिलिट्री ब्रदरहुड, ठीक है, वैसे उसमें से सुखेर चकिया मिसल में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर साहब का नाम था महन सिंह। ठीक है, आफ्टर दैट 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनते हैं, एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस के अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक और चीज इससे मेरे को याद आता है कि जो जो ये इवेंट्स हो रहे हैं ना, ये इवेंट्स आप क्या करेंगे इधर, ठीक है, जैसे ये इवेंट है तो यहाँ पर मैं वॉरेन हेस्टिंग्स लिख दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि आपको आइडिया रहेगा कि चलो ये इवेंट है, तो ये इवेंट किसके ड्यूरेशन में हुआ है, वॉरेन हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस या वेलेस्ली। तो अगर एग्जामिनेशन बॉडी के अंदर पूछ लिया जाए कि कौन से इवेंट्स कौन से व्यक्ति के अंडर हुए हैं, गवर्नर्स के अंडर हुए, तो वहां पर आप बेसिकली वो चीज को ध्यान में रख सकते हो। सो दिस इज एन इजी एंड इफेक्टिव मैनर। ठीक है, अब इसके बाद 1790 से 92 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो जाता है, जिसका ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से यहाँ पर टीपू के ऊपर, या ये टीपू और ब्रिटिश के बीच में लड़ा जाता है, एंड ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के तहत ये बोला जाता है कि भाई 3 करोड़ रुपए टीपू को देने पड़ेंगे ब्रिटिशर्स को। ठीक है, सो दैट इज वन अनदर एस्पेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। परमानेंट सेटलमेंट बेसिकली एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। ठीक है, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द ब्रिटिशर्स। ऑलराइट, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया। इसका एक एक्रोनिम होता है सब्सिडियरी अलायंस बाय वेलेस्ली, सॉ। ठीक है, सॉ ऐसे 3 अलग अलग पॉलिसीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द ब्रिटिशर्स टू एक्सपांड देयर डोमिनियन इन इंडिया, मतलब अपने पावर्स को एक्सपांड करने के लिए। एक तो होता है सब्सिडियरी अलायंस, दूसरा होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, एंड तीसरा होता है द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ऐसे और भी है, द पॉलिसी ऑफ मार्शल इनएक्टिविटी, ऐसे करके और भी है, बट ये 3 मेजर पॉलिसीज है। ठीक है, ये किसने लाए हैं और इसके मेन फीचर्स क्या थे ये आपको देखने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो दैट इज वन थिंग। इसके अलावा 1799 में महाराजा रंजीत सिंह को गवर्नर ऑफ लाहौर डिक्लेयर कर दिया जाता है, एंड आफ्टर दैट कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे ही होते हैं। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसके अंदर टीपू सुल्तान ही डाइड फाइटिंग द ब्रिटिशर्स। ओके, आफ्टर दैट 1800 एडी में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम्स कॉलेज को एस्टैब्लिश किया। अब देखिए साथियों, फोर्ट विलियम्स पहले से ही एस्टैब्लिश था बंगाल के अंदर, लेकिन फोर्ट विलियम्स कॉलेज जो है ना वो अभी एस्टैब्लिश हुआ है, एंड इसका मेन पर्पस क्या था, फॉर द रिक्रूटमेंट, मतलब जो सिविल सर्वेंट्स है ना, सिविल सर्वेंट्स, उनको ट्रेन करने की बात ये कर रहे थे इस फोर्ट विलियम्स में, और ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपने ध्यान देना है। अब
अगला क्या है कि 31 दिसंबर 1802 में जो मराठा रूलर होते हैं उस टाइम पे बाजीराव पेशवा, ओके, द that particular person he is going to sign the treaty of Basaine with the Britishers, ठीक है, so he is going to sign the treaty of Basaine and इस particular treaty को बोला जाता है treaty of Cipher also। इसके वजह से second Anglo Maratha war is going to start, जिसके अंदर again मराठाओं के ऊपर क्या होता है, सब्सिडियरी अलायंस लागू किया जाता है। इसके बाद 1805 में रंजीत सिंह जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हमला करते हैं एंड उसके ऊपर कब्जा भी कर लेते हैं। एंड इसी के बाद से मतलब देखिए हम जनरली 1857 के सिपाही म्यूटिनी या रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं जहां पर सिपाहीज रिवोल्ट करते हैं, बट दैट इज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस जब सिपाहीज यहां पर रिवोल्ट करते हैं। उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग जगहें हैं जहां पर रिवोल्ट ऑलरेडी करे जा चुके हैं, ठीक है, उसी में से एक होता है वेलोर म्यूटिनी। इसके बाद क्या हो रहा है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर यहां पर किया जा रहा है इन 1809, और ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में, रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश। और यही ट्रीटी ऑफ अमृतसर, देखिए रंजीत सिंह उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इनकी जो आर्मी थी ना इट वाज द सेकंड मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द होल ऑफ एशिया आफ्टर द ब्रिटिशर्स। लेकिन तो भी पावरफुल होने के बावजूद भी ये चाहते तो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ सकते थे, लेकिन ये सुलझे हुए व्यक्ति थे, इनको पता था अभी फिलहाल ब्रिटिशर्स के सामने ये मैच नहीं है। दैट इज वाई ये ब्रिटिशर्स के साथ ये क्या करते हैं, ये एक ट्रीटी कर लेते हैं, दैट इज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसके तहत ये अपने बॉर्डर्स को मैप कर लेते हैं। दैट इज सतलज जो रहेगा ना इनका बॉर्डर रहेगा ब्रिटिश और इनके बीच का। 1814 में उस टाइम पे राजा राम मोहन रॉय ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट मोस्ट फिलोसोफर्स जो इंडियन सोशल रिफॉर्म्स में जिन्होंने काम किया, जिन्होंने एक नए भारत का उस टाइम पे सपना देखा था। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, नया भारत उस टाइम का आज का नया भारत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, उस टाइम का अलग है। सो रॉय ने वो सपना देखा था एंड रॉय ने उसी टाइम पे बहुत सारे एक्टिविटीज करे थे एंड उनका वन ऑफ द इनिशियल मोस्ट एक्टिविटी था आत्मीय सभा, उन्होंने कैलकाटा के अंदर सेटअप किया था ताकि उनके जो फॉलोअर्स है उनको वो मार्गदर्शन दे सके। इसके बाद 1816 में एक ट्रीटी ऑफ साउगाली, ठीक है, दैट इज द ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्सपांशन करते रहते हैं, वो एक्स्ट्रा मतलब अपने जो नेशनल बॉर्डर्स है उसके बाहर भी वो एक्सपांशन करते हैं, तो वो नेपाल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं एंड वहीं पर उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट करने के लिए वो लोग ट्रीटी ऑफ साउगाली करते हैं। 1817 में एक डच वॉच मेकर भारत के अंदर आते हैं, यहाँ पर वो इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा खराब था ब्रिटिशर्स के अंडर, तो उसको देख के उनको बहुत ज़्यादा अंदर से वो हार्टफेल्ट होता है, तो वो राजा राम मोहन रॉय के साथ बात करके एक कॉलेज को सेटअप करते हैं इंडिया के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी द हिंदू कॉलेज, जिसके अंदर रॉय ने भी मदद करा था सेटअप करने के लिए। जस्ट आफ्टर दैट 1817 से 1819 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी लड़ा जाता है उस टाइम पे, एंड जिसके अंदर मराठा साम्राज्य को अंग्रेज खत्म कर देते हैं एंड पेशवाहीशिप को अबॉलिश कर देते हैं। 1820 में रॉय ने अपना एक वर्क पब्लिश किया था दैट इज प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस एंड उसी टाइम पे मतलब देखिए साथियों ये जो इंसिडेंट्स है ना ये साइमल्टेनियसली होते ही जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइमल्टेनियस है। अब यहाँ पर मैं एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक को वैसा अलग अलग करके समझाना इट वाज, अगर मैं वैसे करूंगा तो टाइमलाइन का मतलब ही नहीं रहेगा ना। तो बेस्ड ऑन दैट एंगल यहाँ पर वो कंटिन्यूटी है, ठीक है। सो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर इस पर्टिकुलर टाइम पे लड़ा गया। उसी पर्टिकुलर टाइम पे एक और म्यूटिनी भी होता है, ठीक है, दैट इज द 47th रेजिमेंट की म्यूटिनी, दैट इज द सिपाही म्यूटिनी वंस अगेन। वेलोर म्यूटिनी 1806 में ऑलरेडी हो चुका है। देन ब्राह्मो सभा को सेटअप किया गया था 1829 में, राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स की वजह से सती को बैन किया गया। उसके कुछ सालों के बाद ही चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को यहाँ पर बनाया गया। एंड देन यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेप्स यहाँ पर ऑलरेडी लिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये स्टेप्स यहाँ पर कहाँ तक मैंने लिखे हैं 1885 तक, तो ये कुछ चीजें यहाँ पर ऑलरेडी किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये फैक्चुअल है, ठीक है, ये फैक्चुअल है। अभी तक जैसे मैं समझा रहा था उसी पर्टिकुलर चीज में यहाँ पर मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाला था क्योंकि ये फैक्चुअल ही है, ठीक है। सो ये चीज आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पर ये था क्रोनोलॉजी ऑफ द टाइमलाइन एंड इसी के साथ साथ वन लास्ट अनाउंसमेंट दैट प्रीलिम्स अगेन यूपीएससी के बच्चों के लिए दैट प्रीलिम्स 2024, हम 2023 का पेपर ऑलरेडी देख चुके हैं। सीसैट बहुत ज्यादा टफ था एंड वो टफ आपको ना लगे एंड आप सीसैट आसानी से क्लियर कर सके, इसी वजह से क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स के लिए दैट इज सीसैट के लिए जहां पर मैथ्स एंड रीजनिंग एंड जो एलआर है उसके अंदर आप बहुत अच्छे से कर सके, इसके लिए ये क्रैश कोर्स है आपके लिए, ठीक है। सो इसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फॉर विच यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है, जहां पर आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। So read this document, watch this video. If you have any doubts, do comments so that I can revert back to you in the comments section. Thank you everybody. Thank you for watching.